नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे टीके के ट्रायल की। जी हां, देश में टीकों के ट्रायल को लेकर अब कवायद चल रही है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में सरकार दो अहम बदलाव करने जा रही है। इसके बाद वैक्सीन की 2 या बूस्टर खुराक से न सिर्फ आजादी मिलेगी बल्कि देश का पहला ट्रैकिंग सिस्टम भी शुरू होगा। इसके जरिए सरकार को पता चल सकेगा कि वैक्सीन लगने के बाद कितने लोगों की मौत हुई, कितने अस्पताल में भर्ती हुए और इन लोगों के शरीर में वैक्सीन के बाद क्या कुछ बदलाव आए हैं। टीकाकरण को लेकर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स के विशेषज्ञों को इस बात के संकेत मिले हैं कि वैक्सीन की एक खुराक के जरिए भी लोगों को संक्रमण से बचाया जा सकता है। इसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी समेत 8 वैक्सीन को शामिल किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने सिफारिश की है कि एक खुराक को लेकर 2 से 3 महीने का एक परीक्षण होना चाहिए, जिसमें शामिल लोगों के 3 महीने के दौरान जांच में एंटीबॉडी का पता लगाया जाएगा। इसी टास्क फोर्स ने दूसरा सुझाव दिया, नेशनल वैक्सीन ट्रैकिंग सिस्टम को स्थापित करने का। ये ट्रैकिंग सिस्टम ऐसा होगा जिसके जरिए सरकार की निगरानी जिला और तहसील स्तर तक होगी, जबकि अभी तक राज्य सरकार के मुख्यालय से होती है। इस सिस्टम के शुरू होने से सरकार को दोबारा संक्रमण टीकाकरण के बाद मृत्यु दर, टीकाकरण के बाद संक्रमण का पुरुष महिलाओं में असर, उम्र के हिसाब से रिस्क फैक्टर के बारे में पता चल सकेगा। सरकार ने दोनों ही सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। ट्रैकिंग सिस्टम तैयार करने के लिए भारत सरकार के आईटी विशेषज्ञों से मदद ली जा रही है। उम्मीद है कि जून में ही ये ट्रैकिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा। साथ ही अलग अलग संस्थानों में एकल खुराक पर ट्रायल भी शुरू होगा, जिसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की टीम काम कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि टीके के असर को लेकर इस तरह का ट्रायल अमेरिका में चल रहा है। इसमें वैक्सीन लगने के बाद होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर हर दिन जानकारी जुटाई जाती है। ट्रायल से यह भी पता लगाया जाता है कि 2 अलग अलग वैक्सीन लगाई जा सकती हैं या नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार पहली खुराक लेने के बाद ही ज्यादातर लोगों में एंटीबॉडी का पर्याप्त स्तर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि सिंगल डोज पर काम पूरा होने में कितना वक्त लगेगा, ट्रायल की प्रक्रिया क्या होगी और ऐसे ट्रायल की आखिर क्या जरूरत आ गई, इस कवायद के क्या फायदे होंगे, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या विदेशों में ऐसे ट्रायल हुए हैं तो कितने सफल हुए हैं, क्या ट्रायल डेटा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वैज्ञानिकों के साथ साझा करना पड़ेगा। तमाम सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग जुड़ रही हैं, एडवाइजर हैं आईसीएमआर से। मेरे साथ डॉक्टर अनिल के पांडे जुड़ रहे हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कोवैक्सीन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर सुनीला गर्ग, आप ही के पास आना चाहूंगा। तो ये मान लिया जाए कि मैम कि टीकों की रफ्तार अगर बढ़ानी है तो फिर सिंगल डोज और कॉकटेल डोज पर काम करना ही होगा। कॉकटेल डोज पे तो ऑलरेडी बाकी का, जैसे यूके में भी ट्रायल हुआ है, वो लोग एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बाद में स्पुतनिक वैक्सीन उन्होंने दिया है, फाइजर बायोनटेक का वैक्सीन दिया उन्होंने। तो इस तरह से बहुत अच्छा है कि हम वैक्सीन का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इससे हमारा इम्यून सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है करके, यानी कि वो ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है तो उससे हो सकता है हमें ज्यादा प्रोटेक्टिविटी मिले। अगर इंडिया में भी हम ये ट्रायल करेंगे कि जैसे मान लो हम एक डोज कोविशील्ड की देते हैं, दूसरी हम स्पुतनिक की लगाएंगे या दूसरी हम कोई और वैक्सीन जो हमारे पास में आएगी, मान लो जाइडस कैडिला की वैक्सीन है, तो इस तरह से अगर हम वैक्सीन का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये हमारे को ज्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन दे सकता है, क्योंकि अभी तक हमने कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस तरीके का कोई ट्रायल किया नहीं है करके। तो हमेशा 2 वैक्सीन जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर हम इसको ट्राई करेंगे तो हमें जरूर इसका असर जो है देखने में मिलेगा। और ये ट्रायल के रूप में पहले हम करेंगे और देखेंगे कि कौन सी वैक्सीन जो है ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन में एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। नंबर 2 जो है, हमें धीरे धीरे जो है अपने को, हमारी जैसे कि हम जानते हैं कि 137 करोड़ की आबादी है और वहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें हम मान लें कि 40% हमारे बच्चे हैं, परंतु 60% के करीब हमारे बड़े लोग भी हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं अभी 18 साल से ऊपर की। तो उनको भी अगर हमें वैक्सीन लगाना है तो बेटर है कि अगर हम सिंगल डोज वैक्सीन लगाएंगे जो कि ज्यादा इफेक्टिव होगा और उसके बाद में 3 महीने तक उनकी ट्रैकिंग करेंगे तो एंटीबॉडीज का हम देख सकते हैं। साथ में हम ये भी देख सकते हैं केंद्र सरकार के माध्यम से कि बेसिकली उन लोगों को इन्फेक्शन दोबारा हुआ कि नहीं हुआ, उनमें कोई सीवियर सिम्टम्स आए कि नहीं आए, या उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, उनको डेथ हो गई, तो ये बहुत जरूरी है। तो इस मामले में सरकार अभी भी हमने देखा है कि 25 करोड़ के करीब वैक्सीन हमारे जुलाई एंड में आएंगे और 3 करोड़ के वैक्सीन हमारे अगस्त एंड में आएंगे, ताकि
वैक्सीन को लगाने में हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे सकें। जी ठीक है धन्यवाद मैम। घनश्याम जी। ठीक है मैम, आप मेरे साथ रहिए। डॉक्टर अनिल के पांडे भी हैं। डॉक्टर अनिल, अगर इस तरह के ट्रायल्स को समझने की कोशिश करें तो जहन में ये भी सवाल आता है कि इस तरह के ट्रायल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। सर, आपको क्यों लगता है कि हमें इस तरह के ट्रायल्स करने पड़ रहे हैं? हेलो, मैं मुझे थोड़े से फ्लू के कुछ ये नहीं आया। आई थिंक जो सिंगल डोज या तो दो वैक्सीन के ट्रायल की बात कर रहे हैं, मुझे कुछ बातें शुरू में नहीं सुनाई दी। जी अगर आप जी रिपीट जी, सिंगल डोज और कॉकटेल डोज की ही बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, कॉकटेल डोज का एक्चुअली जो बेसिस है, आप देखेंगे कि जो स्पुतनिक में जो 2 डोज है वो डिफरेंट दोनों है। हम्म। जो फर्स्ट डोज है वो 80-26 है और सेकंड डोज है 85 है। सिमिलरली यूके में भी ऐसे कुछ ट्रायल चल रहे हैं और तो इसमें मुझे लग रहा है कि जो इसमें फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में कोविशील्ड का भी आप देखेंगे कि जो हिस्ट्री है, जो डिस्प्यूट हुआ था 2 डोज में, एक बार 2 हाई डोज दिया गया और एक में लो डोज दिया गया, तो एफिकेसी डिफरेंट आई थी। एंड उसके बेसिस पर वेरियस कंपनी और अदर कंट्रीज में भी ये दिया गया कि अगर को डिफरेंट डोज दिया जाए तो एफिकेसी इंप्रूव हुई है। हालांकि इंडिया में इस टाइप का अभी तक ट्रायल कोई हुआ नहीं है, बट इस पर साइंटिफिक कम्युनिटी में डेफिनेटली चर्चा हो रही है कि अगर हम 2 डोज दिया जाए, फर्स्ट और सेकंड। बट डेफिनेटली जब तक इसका कोई डेटा नहीं आ पाता है, इस पर हम लोग ऑब्वियसली तो आईसीएमआर के हमारे जो पैनलिस्ट बता रही है, तो उसके बाद ही किया जा सकता है। और जो दूसरा हम ये बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक ट्रायल चल रहा है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है और एक डोज भी उसको दिया जाए, हम लोग अभी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी और एंटीबॉडी टाइटर कर रहे हैं, तो शायद ये इंफॉर्मेशन कुछ जो है, कुछ रेफरेंसेस अवेलेबल है, तो मुझे लग रहा है कि वो 2 डोज के इक्विवेलेंट एक डोज में आ रहा है। अगर किसी को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है और उसको अगर हम लोग अराउंड आफ्टर 6 वीक टू 12 वीक्स के बीच में दूसरा डोज लेते हैं, सॉरी एक ही डोज देते हैं, जी वो जी 2 डोज के इक्विवेलेंट अगर आता है, तो ऑब्वियसली हमारी जो वैक्सीनेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को हम लोग कम टाइम में कवर कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर सुनीला जी, असल में इस तरह के ट्रायल्स के समय की बात करें तो मैम, क्या कोई टाइम फ्रेम हम तय कर सकते हैं कि इतने समय में ट्रायल हो जाएंगे? कोई क्या टाइम टेकिंग प्रोसेस है मैम ये ट्रायल्स का? बहुत समय लगने वाला है? नहीं, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें हमें जो ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें केवल हमें बदलाव लाने की जरूरत है कि जैसे कि हमने एक डोज पहले कोविशील्ड की दी और दूसरी स्पुतनिक की दी, इस तरह से हम 8 नए वैक्सीन की कोशिश करेंगे कि उसका कॉम्बिनेशन करें और देखेंगे कि उसको डोज के अनुसार, यानी कि 6 हफ्ते में देना है कि 8 हफ्ते में देना है। तो इसको देख के ये ट्रायल्स जो है, अगर हम देखेंगे ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद हम 2 हफ्ते के बाद दें। कम से कम एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन में भी कम से कम मिनिमम 2 हफ्ते लगते हैं और उसके नेक्स्ट से हम 1 हफ्ता और भी वेट करते हैं, तो कम से कम 3 महीने हमें जरूर लगेंगे ये ट्रायल को पूरा करने में, अगर दूसरी डोज हम 4 हफ्ते बाद देते हैं। अगर दूसरी डोज वैक्सीन की जो है 6 या 8 हफ्ते के बाद देते हैं, फिर हमें 1 हफ्ता और लगेगा। यानी कि आप मान के चलें कि 3 से 4 महीने कम से कम हमें ट्रायल को साबित करने में लगेंगे करके। और क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि पहली डोज आज आप देते हैं तो दूसरी डोज कब देंगे, और उसके 4 हफ्ते के बाद हम एंटीबॉडीज को टेस्ट करेंगे। तो ये एक बहुत जरूरी, एक वो जैसे हमने कोविशील्ड की 2 डोजेस को अब हम 12 हफ्ते के बीच में दे रहे हैं, तो हो सकता है कि हम स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी डोज को भी हम 8 हफ्ते के बाद लगाएं, क्योंकि पहले हमने कोविशील्ड की लगाई है। तो ये हमारे जो है जितनी टाइम हमें लगेगा दूसरी डोज को लगाने में, उसके बाद हम 4 हफ्ते के बाद में एंटीबॉडी टेस्टिंग कर सकते हैं और पता चल जाएगा कि जैसे कि डॉक्टर ने भी बताया कि कितनी हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनी है, उनका टाइटर कितना है। और इससे इस बीच में ये भी पता चल जाएगा कि 2 डोज देने के बाद में, जैसे कि अभी हमने देखा कि 1 डोज देने के बाद में कई लोगों को इन्फेक्शन हुआ या उनको बीमारी हुई, फिर हमने कहा कि आप ये बीमारी के बाद में 3 महीने के बाद में अगला डोज लगवाइए। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, तो कम से कम ट्रायल को करने में और उसका डेटा एनालाइज करने में 3 से 4 महीने जरूर लग जाएंगे। परंतु हम ये साथ साथ ये देखेंगे कि हम अगर एक जगह एक ट्रायल, मान लो कोविशील्ड और स्पुतनिक का कर रहे हैं, तो दूसरी जगह हम दूसरे वैक्सीन का करेंगे, तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन से वैक्सीन जो है का कॉम्बिनेशन कितना कारगर है। क्योंकि ये बाहर भी हम देख रहे हैं कि कुछ वैक्सीन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया एस्ट्राजेनेका के बाद में उन्होंने फाइजर का लगाया, तो उससे रिस्पॉन्स बेटर आया करके। तो इससे हमें, क्योंकि 2 डोज अगर हम लगा रहे हैं तो बहुत
अच्छा है करके। और जहाँ तक हम बाकी चीजों की बात करें, ट्रायल के ड्यूरेशन की, ये 4 से 6 महीने जरूर लग सकते हैं करके, परंतु इसका एक अच्छा परिणाम ये होगा कि हमें अच्छा एंटीबॉडी कन्वर्जन मिलेगा और फिर हमें बूस्टर की लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि जी 2 जी के बाद में एक सप्लीमेंट्री डोज। जी धन्यवाद। ठीक है मैम, आप मेरे साथ बने रहिए। डॉक्टर अनिल की पांडे भी बने हुए हैं। किस तरह का संभावित फायदा इस तरह के ट्रायल से के फायदों की समझने की कोशिश करें तो किस तरह के संभावित फायदे आपको दिखाई दे रहे हैं सिंगल ट्रायल के या फिर कॉकटेल डोज की सर? देखिए, जो इसके अदर कंट्रीज में जो ट्रायल चल रहे हैं, जी। उसमें सिर्फ एंटीबॉडी टाइटर नहीं, इवन जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का भी रिस्पॉन्स बेटर आया है। हम्म। और इवन जो यूके में जो कॉकटेल ट्रायल चल रहा है, वो तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स भी आप कॉकटेल ट्रायल में बेटर हो रहा है। हम्म। तो एक तो इसमें आप मैं बोल सकता हूँ कि सपोज आप लोग डिफरेंट वैक्सीन का कर रहे हैं, तो लोगों की जो असुविधा है, जो प्रीवियस वैक्सीन लिए उनको वही मिलेगा, उस साइड पर नहीं मिल पाता है, वो वैक्सीन नहीं मिले, उनको असुविधा होती है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो निश्चित रूप से ये कंट्री की वैक्सीनेशन एफिकेसी बढ़ेगी और आपकी इम्यूनाइजेशन की भी एफिकेसी बढ़ेगी। जो बेटर इम्यून रिस्पॉन्स अगर आता है तो ऑब्वियसली जो इनोवेटिव चीजें हैं और करना चाहिए, बट मेरा ये है कि शायद स्पुतनिक और कोविशील्ड से स्टार्ट करना चाहिए, बोथ आर वायरस वेक्टर वैक्सीन। तो इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि रिस्पॉन्स बेटर होगा सिंगल वैक्सीन की बजाय। तो अगर आप कोविशील्ड एंड स्पुतनिक के जाते हैं, लेकिन यस, अगर जो साइंटिफिक रिव्यू करके हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड वेरियस कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हैं। और टू स्टार्ट विथ वी शुड गो विथ स्पुतनिक एंड कोविशील्ड बिकॉज बोथ आर वायरस वेक्टर वैक्सीन। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। डॉक्टर सुनीला, फायदों की तो बात हमने की, लेकिन साइड इफेक्ट को मैम अगर समझने की कोशिश करें तो वो कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं जिनके होने की आशंका भी है, जिन पर भी काम करना होगा और उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं? देखिए, अभी तक हमने जो साइड इफेक्ट्स देखे हैं विदेशों में भी, mRNA वैक्सीन के, या हम इसका ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का देख रहे हैं, या हम साइनोफार्म का देख रहे हैं, या हमारी कंट्री में कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो भी हमने वैक्सीन देखे हैं, तो उनके अभी तक हमें कोई बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं मिले, यानी कि पेन है या फिर बॉडी एक है, फीवर है, या आम को हमारे को हाथ हिलाने में बहुत दिक्कत होती है, कई लोगों को सिम्टम्स या एलर्जिक सिम्टम्स हैं। तो कई लोगों को ये भी देखा गया कि थोड़ा सा पेट दर्द और लूज मोशन वगैरह भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कौन सा वैक्सीन है। अल्टीमेटली हमारा जो अपना अनुभव है, ये हमारे 2 वैक्सीन के ऊपर है, यानी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और बाहर भी हमने देखा है कि जो फाइजर की पर्टिकुलरली जो सेकेंड डोज लगा रहे हैं, उसमें उनमें ज्यादा साइड इफेक्ट्स आते हैं, यानी कि फीवर, बॉडी एक वगैरह। तो वो ये भी इस तरीके की चीजें हैं देखने वाली, परंतु वो फाइजर की दूसरी डोज के बाद में आए हैं करके। तो ये जब हम आईसीएमआर के द्वारा, जब क्योंकि ट्रायल सारे आईसीएमआर के द्वारा ये अप्रूव किए जाते हैं, और क्योंकि आजकल हमारे सारे ट्रायल जो है वो फास्टर ट्रैक पे हैं, तो ये हम देखेंगे कि बेसिकली इसमें ये भी, इसका भी प्रावधान रहेगा कि कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं जो कि कोविड हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे जो उस पर रिकॉर्ड किए जाएंगे ट्रायल के प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही साथ मतलब ये हमारे इन्वेस्टिगेटर्स भी इस तरीके से पूरा ट्रेन करेंगे टीम को कि मतलब एक के पहला वैक्सीन कौन सा होगा, उसके बाद में दूसरा वैक्सीन कौन सा होगा, और आधे घंटे तक एडवर्स इवेंट्स के लिए मॉनिटर करना है। और वो एडवर्स इवेंट जो भी मरीज बोलेगा उसको पूरा रिकॉर्ड करना है, और घर जाके भी जब तक वो दूसरी डोज के लिए नहीं आता तो उसको सारे एडवर्स इवेंट्स जो है वो बताने होंगे। यानी कि उसको घर जाके भी लगता है कि उसको मान लो वो हो रहे हैं, शिवरिंग आ रही है, यानी उसको ठंडी लग रही है, या बॉडी एक हो रहा है, या कुछ भी तरीके का उसको अनईजी लग रहा है, तो उसके ऊपर पूरा वो दिया जाएगा किसको उसने संपर्क करना है। तो इस तरह से ट्रायल्स में, क्योंकि ये ट्रायल्स पूरे जो है, आप ऑलरेडी हमारा कोवैक्सीन का ट्रायल हो चुका है जिसमें कि हमने मरीजों को समझाया है कि बेसिकली इस तरीके के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो बेसिकली उनका कंसेंट भी लिया जाएगा करके। तो ये जो आपका सवाल बहुत ही वाजिब है घनश्याम जी, कि हमें साइड इफेक्ट को रिकॉर्ड करना उतना ही जरूरी है जितना कि हम बाद में इसकी प्रोसेस को, यानी कि कितनी एंटीबॉडीज बनी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज और दूसरी एंटीबॉडीज की जब बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अपने आप में बहुत महत्व रखती है। क्योंकि ट्रायल जो है एक तरीके का वो है जब हम पूरी सावधानी के साथ हर चीज को हम टेस्ट करेंगे, एक एक चीज परमिशन से लेके पूरा, जहाँ पे हमने ट्रायल करना है, जो जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका इंफॉर्मेशन पूरी मरीजों को दी जाएगी, मरीजों का कंसेंट लिया जाएगा,
और वो सारा कुछ बताएंगे और 2 डोज के बाद भी पूरा बताएंगे। तो ये चीजें हमारी जो है ट्रायल का एक महत्वपूर्ण अंग होती है, जो कि हम नॉर्मली पूरी चीजें रिकॉर्ड करेंगे, इंक्लूडिंग एडवर्स इवेंट। हाँ जी। लेकिन मैम अगर हम ये जानना चाहें कि ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन है जिनके इस्तेमाल को हम ज्यादा फायदेमंद पहुंचा सकते हैं, यानी कौन कौन सी अलग अलग कंपनी की वैक्सीन ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, कोविशील्ड के साथ किसका कॉकटेल बन सकता है, कोविशील्ड कोवैक्सीन हो सकता है या कोविशील्ड स्पुतनिक हो सकता है या कोई दूसरी और वैक्सीन हो सकती है, तो मैम कुछ हम अंदाजा लगा सकते हैं अभी से कि कहाँ कॉम्बिनेशन ठीक बैठेगा? देखिए, इवन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर में एक डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एक एडनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पे हमने जो बार एस्ट्राजेनेका का किया वो वेक्टर प्लेटफॉर्म पे था। फिर उसके बाद में हमने फाइजर बायोनटेक के साथ में उनको कंबाइन किया था, जो कि बेसिकली ये मॉडर्ना ये जो है mRNA प्लेटफॉर्म पे है, मैसेंजर आरएनए पे। तो उनका भी उन्होंने देखा कि इफेक्ट काफी अच्छा आया। परंतु इसी तरीके से अगर हम कोविशील्ड, जो कि हमारी अगेन एडिनोवायरस प्लेटफॉर्म पे है, साथ में अगर स्पुतनिक का भी अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे, स्पुतनिक का क्योंकि इसमें 2 वेक्टर्स के ऊपर है, तो हो सकता है कि उससे ज्यादा बूस्टअप मिले, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया करके। तो ये हम जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो जरूर ये भी हो सकता है कि हम एक कोवैक्सीन दें और दूसरा हम स्पुतनिक का डोज दें। तो ये भी अपने आप में एक क्योंकि स्पुतनिक अभी तक हमने देखा है कि कोवैक्सीन भी एक, लगभग सारे वैक्सीन हमने देखे हैं जितने भी हमने इस्तेमाल किए हैं, और वर्ल्ड ओवर मोस्टली ऑल द वैक्सीन आर सेफ। अभी ऐसा कुछ हमने साइड इफेक्ट मेजर देखा नहीं, एक्सेप्ट वो क्लॉटिंग इफेक्ट जो कुछ जिनकी चर्चा हुई थी फाइजर इसके, ये हमारी जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, तो उससे हमें थोड़ा सा बेसिकली जरूर वॉचफुल जरूर रहना पड़ेगा। परंतु परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमें बेसिकली वो वैक्सीन का करना चाहिए जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, यानी कि कोई वैक्सीन जो है वो आरएनए प्लेटफॉर्म पे है और कोई वैक्सीन जो है वो वेक्टर प्लेटफॉर्म पे है, यानी कि एडिनोवायरस प्लेटफॉर्म पे है, वो ह्यूमन हो सकता है, चिंपैंजी हो सकता है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम परम्यूटेशन करेंगे तो हमें थोड़ा ज्यादा उससे फर्क मिलेगा, क्योंकि और हमने देखा है कि ये वैक्सीन जैसे मॉडर्ना आरएनए है या फिर हमारी फाइजर की वैक्सीन से ये काफी ज्यादा 90% तक, और इवन म्यूटेंट स्ट्रेन में भी ये काफी कारगर रही है। जी डॉक्टर अनिल, असल में कि प्रोटोकॉल क्या है, मेडिकल प्रोटोकॉल भी मैं आपसे समझना चाहूंगा सर। साथ ही साथ ये भी बताइए कि ट्रायल डेटा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें दूसरे साइंटिस्ट के साथ भी शेयर करना होगा कि हमारा ट्रायल रिजल्ट ये रहा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं इससे पहले थोड़ा सा ही ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो एक लैंसेट में जो है एक पब्लिश हुआ है कि जो इंडियन जो इसको वीओसी बोलते हैं, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, स्पेशली 1617.2, जिसकी तो इसमें आप देखेंगे कि अभी तक तो मिला होगा कि जो सेकेंड डोज के बाद भी, स्पेशली कोविशील्ड सेकेंड डोज के बाद काफी इंफेक्शन हुए हैं। इसका रीजन है अराउंड 20% एफिकेसी ड्रॉप हुई है। जो 78% था वो अराउंड 58.7% आ गई। तो शायद इस टाइप के ट्रायल ये भी हेल्प करेगा कि हमें जो है, अगर हम इसको कॉकटेल ट्रायल टाइप का करेंगे तो हम लोग एफिकेसी को अगेन जो 2 डोज के बाद 80 प्लस हम लोग ले जा सकते हैं। फाइजर में भी जो स्पेशली 1617 वेरिएंट का है, लैंसेट में पब्लिश हुआ है, वो भी ड्रॉप हुआ है, काफी कम हुआ है और बहुत लिमिटेड स्टडी हुई है, कम सैंपल साइज पर। तो देखा गया है कि कॉकटेल वो ड्रॉप मिनिमम रहा है, मे 50% और नेग्लिजिबल। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये सही डायरेक्शन में हेल्प करेगा, क्योंकि वायरस कैरेक्टर चेंज कर रहा है, बहुत सारे म्यूटेशंस आ रहे हैं। तो इस टाइम में आई थिंक रिसर्च कंटिन्यू और इस टाइप के जो है इनोवेटिव आइडियाज एंड ट्रायल चलते रहने चाहिए। जी ठीक है डॉक्टर सुनीला, असल में जिस ट्रैकिंग सिस्टम का मैम आप भी जिक्र कर रही थी, ट्रैकिंग सिस्टम कितना जरूरी है कि वैक्सीन के बाद किसकी मौत हुई, किसके शरीर में क्या बदलाव आए, कितनों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, ये डेटा मिलना कितना जरूरी है मैम? देखिए, ये डेटा तो मिलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम कंट्री में लेट से एक राज्य में या 2-3 राज्यों में जब हम मिला के हम वैक्सीन की बात करें तो हमें पूरा डेटा मिलता है कि हमने इतने लोगों को वैक्सीनेट किया, उसके बाद में कितने लोगों में अच्छे तरीके से एंटीबॉडीज बन गई, उनको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कितने लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन हुआ या कितने लोगों की मृत्यु हो गई हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से। क्योंकि अभी हमने ये भी देखा है कि बेसिकली क्योंकि
वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, जैसे कि डॉक्टर पांडे जी, ने भी जी। बताया कि वो भी अभी बहुत जरूरी है करके हम्म, देखें। तो हमें हर स्टेज पे मॉनिटर करना चाहिए और टोटल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास में एक सेंट्रल डेटा को लेके, जिसको कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी कंपैरिजन कर सकते कि हमने सिंगल डोज इतनों को दिया या हमने डबल डोज इतनों को दिया और हमारा पूरा लगभग जितनों को दिया। तो मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है कि कितने लोगों में बचाव हुआ, कितने लोगों में इन्फेक्शन हुआ, कितने लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि पूरी ट्रैकिंग। अभी तक तो हम ट्रैक जो है बेसिकली मरीजों पे भी डिपेंडेंट है और राज्य भी अपने आप से करते हैं ट्रैकिंग। तो ये केंद्रीय स्तर पे जानकारी होना, हमें राज्यों के स्तर पे भी और केंद्र स्तर पे भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि ग्लोबल लेवल पे हम शेयर कर सकें। तो और इससे हमारी ट्रैकिंग का और मरीजों को भी पता चलेगा कि ट्रैकिंग जब होने लगती है तो पूरा हमारा वो मरीज जो है हमारे ही लूप सिस्टम में रहता है। तो इस तरीके से ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है उनको। और अगर प्रोटेक्टिव हो गया यानी कि किसी को भी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, ये हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि ये वैक्सीन बहुत कारगर साबित हुआ। और पर्टिकुलरली जैसे अब हम सिंगल डोज की भी बात कर रहे हैं, जैसे कि हम जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की बात कर रहे हैं, या हम सिंगल डोज ऑफ स्पुतनिक की बात करें, इवन हम लोग इसकी भी बात करें, कोविशील्ड की बात करें, तो इससे हमें पता चलेगा कि अगर दूसरी डोज नहीं भी देनी पड़ती तो कितनी कारगर है, क्योंकि धीरे धीरे बिल्कुल। तो ट्रैकिंग सिस्टम बहुत जरूरी है, इसके जरिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको आगे के लिए मिलेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरीला, आपने समय निकाला। डॉक्टर अनिल, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए, थैंक यू सो मच। तो अपने ख्याल को तो आपको रखना ही है, साथ ही साथ जो कोशिशें की जा रही हैं वो भी आपका ख्याल रखने के लिए ही हैं, और किसी भी तरीके से इस कोरोना की जंग को जीतना है। पूरा देश एक साथ मिलकर काम कर रहा है। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।